हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, तो मॉडल सेट 2 किसका, तो आप सबको पता है कि बिहार एग्जाम स्पेशल बैच है ये, ठीक है, जिसमें हम लोग बिहार के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए उनके प्रीवियस ईयर को कर रहे हैं, है ना। और आज हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी का मॉडल सेट 2 करेंगे। मॉडल सेट हमने ऑलरेडी कर लिया है, उसमें हमने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है इसकी, आप लोग प्लेलिस्ट को जाकर के चेक करिए। मैंने हिस्ट्री की भी वीडियोस डाल दिए और हिस्ट्री के भी जो आगे के क्लासेस आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां पर पॉलिटी का मॉडल सेट 2 करने वाले हैं, बात समझ में आ रही है, ठीक है। जिसमें अगेन हम लोग जो है 50 क्वेश्चंस को करेंगे, बात समझ में आ रही है, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर बिहार के एग्जाम में पॉलिटी में क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या क्या पूछा गया है। और ये क्लास जो है अगेन आपके जो बिहार के स्पेशल एग्जाम्स हैं, ठीक है, जितने भी आप बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, है ना, बिहार एसएससी सीजीएल आएगा, बीपीएससी आएगा, बिहार टीचर का एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज में। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग नए हैं, हम लोगों का टेलीग्राम चैनल प्रथम क्लासेस के नाम पर है और वहीं पर आपको सारे पीडीएफ्स फ्री में मिल जाते हैं। तो जितनी भी क्लासेस हो रही है उन सब के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आप लोग टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, जरा पढ़ते हैं। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। मैंने हाल में ही जो है अनुच्छेद का क्लास लिया हुआ है, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जरूर जाकर के देखिए, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का मैंने क्लास लिया, ठीक है, जिसमें आपको सारे ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, उसमें से ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। देखिए जो हमारा सवाल पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है ना, ये एक नीति निर्देशक जो हमारे सिद्धांत है। पहले एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूं। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो हमारा कहां है, हमारा संविधान का जो भाग 4 है, भाग 4 है वहां पर है। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों को रखा गया है, बात समझ में आ रही है। आर्टिकल हमारा कितना, तो 36 से 51 तक जो है वो रखा गया। और यहां पर हमसे पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित, तो इसमें आखिरी आर्टिकल यही, यानी कि अनुच्छेद जो 51 है आपका, वो संबंधित है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से या सुरक्षा से संबंधित है, बात समझ में आ रही है। ये मैंने वहां पर पूरा डिटेल मैंने पढ़ाया, आप जरूर उसको जाकर के देखिए, ठीक है। अदरवाइज मैं यहां पर बाकी जो अनुच्छेद है उसको भी बता देता हूं। उसमें से एक ये जो सबसे ज्यादा, ये तो 51 पूछा जाता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा पूछा जाता है अनुच्छेद 39A, ठीक है। 39A किसके बारे में, ये इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड से रिलेटेड है, यानी कि समान न्याय और किसके बारे में, और मुफ्त कानूनी, है ना, बेसिकली के सहायता के लिए, बात समझ में आ रही है, किससे संबंधित है, तो इक्वल जस्टिस यानी कि समान न्याय। तो 39A किससे संबंधित है, तो समान न्याय, ठीक है, समान न्याय जिसको इक्वल जस्टिस हम लोग बोलते हैं। अब प्लस क्या हो गया हमारा, तो फ्री जो कानूनी लीगल एड होता है उससे संबंधित है, यानी कि मुफ्त कानूनी सहायता, ठीक है। किससे संबंधित है, मुफ्त कानूनी सहायता, कानूनी सहायता, ठीक है, बात समझ में आ रही है, सहायता, इससे संबंधित है हमारा 39A जो है, बहुत बड़ा एग्जाम में पूछा गया, इसको जरूर याद रखिए, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, अनुच्छेद 48 किसकी बात करता है, अगर मैं अनुच्छेद 48 की बात करूं, है ना, अनुच्छेद 48, देखिए अनुच्छेद 48 जो है ये कहता है कि ये राज्य का, है ना, यानी स्टेट की ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दे, है ना, उसके विकास में काम करे, है ना, यानी कि एग्रीकल्चर और जो एनिमल हस्बेंड्री है उसके डेवलपमेंट के लिए काम करे। ये 48 कहता है। 48 में एक सेक्शन है जो कई बार विवाद, कई बार न्यूज में एक्चुअली आता है, विवाद तो मैं नहीं कहूंगा, न्यूज में आता है। और इसी में कहा गया है कि जितने भी जो मिल्क देने वाले एनिमल है, यानी कि जितने भी दुधारू जिसको हम लोग जीव कहते हैं, और जितने भी वाहक जीव यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होते हैं, उनकी हत्या पर यहां प्रतिषेध की बात करता है ये 48, ठीक है। ध्यान रहे, देखिए ये जैसे कि आपने कई बार न्यूज में जो है, या कई बार आपने डिबेट सब में देखा होगा कि जो गौ हत्या के बारे में कहा जाता है कि गौ हत्या के बारे में संविधान में भी रोक है, ठीक है। तो देखिए संविधान में जो प्रतिषेध की बात की गई है वो सिर्फ गौ हत्या नहीं, जितने भी एनिमल्स हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उनकी हत्या, उनके वध पर प्रतिषेध की बात की गई है अनुच्छेद 48 में। लेकिन सवाल यह होता है कि फिर वो उस पर रोक क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है और ये, है ना, बाइंडिंग नहीं होता है स्टेट पर या लोगों पर, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये एक तरह का निर्देशन है, एक तरह का निर्देश है, बात समझ में आ रही है, ये बाइंडिंग नहीं होता, क्लियर है। खैर, तो अनुच्छेद 48 में उन चीजों के बारे में बात किया, आप उसको नोट कर सकते हैं। कौन सी बातें, एक तो कृषि और पशुपालन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने की बात करता है, कृषि एवं, है ना, पशुपालन की बात करता है, ठीक है। तो ये किसकी बात करता है, पशुपालन, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा इसी में प्लस क्या हमने कहा कि जितने भी दुधारू जीव हैं, है ना, दुधारू और, है ना, जो वाहक जीव हैं, है ना, वाहक जीव यानी जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होते हैं, वाहक जीव है, उनकी हत्या, है ना,
हत्या पर प्रतिषेध की बात करता है ना, प्रतिषेध की बात करता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी उसको रोकने की बात करता है। क्लियर है? ये हमारा हो गया क्या, अनुच्छेद जो है ये हमारा हो गया 48। अनुच्छेद 42 ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कभी कभी ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, आपने मैटरनिटी लीव के बारे में सुना होगा। ठीक है, जो महिलाएं उन्होंने वैसे तो सबने सुना होगा। ठीक है, ये देखिए जो महिलाएं जो प्रसव के दौरान जो उनको छुट्टी मिलती है, उनको जो है ऑफिस से छुट्टी दी जाती है एक सर्टेन पीरियड के लिए। ठीक है, तो जो मैटरनिटी लीव मिलती है उसकी चर्चा यहीं पर अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 42 में दो तीन चीजें बातें, एक तो ह्यूमन वर्क कंडीशन की बात की गई है, एक तो किसका, जो आपका वर्किंग एनवायरमेंट है ना, जो वर्किंग कंडीशन है कि ये राज्य की ड्यूटी है कि वो क्या करे, लोगों के लिए जो काम करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनके लिए एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट कंडीशन तो क्रिएट करे। तो वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है ना, एक तो वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है। दूसरा आपका इसी में किसकी बात की गई है, ऐसा मैंने कहा इसी में हम लोग जो है, इसी में मैटरनिटी है ना, इसी में हम लोग क्या है, तो मैटरनिटी लीव की बात की गई है ना। तो मैटरनिटी लीव जो मिलता है महिलाओं को है ना प्रसव के दौरान, तो उसकी भी चर्चा, उसकी चर्चा कहां है, अनुच्छेद 42 में। देखिए ये जो नाम, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी ये संविधान में बेसिकली राज्य को, स्टेट को क्या, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उनके क्या दायित्व होने चाहिए, उसको बताया गया है इसमें। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैंने बहुत डिटेल में इसको समझ लिया, आगे बढ़ते जल्दी से। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, कह रहा है कि केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है, किस किस संदर्भ में कर सकता है। देखिए केंद्र सरकार जो है वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों के ही संदर्भ में कर सकता है ना, ये सभी संदर्भ में कर सकता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बात समझ में आ रही है कि संघ सूची, आपको पता होगा है ना कि जो केंद्र और राज्य के बीच जो है वो शक्तियों का बंटवारा जो है वो तीन सूचियों में हुआ है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची में, है ना। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने जो इसका प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। इसके अलग से मैंने जो है बाद में अनुसूची पढ़ाई है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। पॉलिटी का पूरा प्लेलिस्ट है, उसको जरूर जाकर के चेक करिए, क्योंकि ऑलरेडी इन सब का मैंने बहुत डिस्कशन किया हुआ है कई सारे वीडियोस में, तो मैं यहां पर उसकी बात नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इतना आप ध्यान रखें कि केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा अनुच्छेद 246 के तहत जो है वो किया गया है। बात समझ में आ रही है, जिसमें तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें अलग अलग विषयों को डाल दिया गया है। संघ सूची पर केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची के विषय पर राज्य बनाएगा और समवर्ती पर केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा, और अगर विवाद की स्थिति होती है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून जो है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगेन इतना काफी आपके लिए, आगे आप है ना इसका डिटेल वीडियो है, आप जरूर जाके देखिए। अगला सवाल है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है वो निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है और इसे कई बार एग्जाम में पूछे सवाल आते हैं। ठीक है, और वो किससे रिलेटेड है, संयुक्त अधिवेशन से। सबसे पहले तो यही सवाल आ सकता है कि संयुक्त अधिवेशन जो है संविधान के कौन से अनुच्छेद में मेंशन है। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद आपका 108, 108। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 108 जो है वो संयुक्त सेशन की बात करता है। बात समझ में आ रही है, किसकी बात करता है, वो संयुक्त सेशन की बात करता है या अधिवेशन की बात करता है। अच्छा, बुला कौन सकता है, तो देखिए संयुक्त सेशन को केवल और केवल कौन बुलाएगा, वो बुलाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, वो कौन करेगा, वो बुलाएगा राष्ट्रपति। तो आपको ध्यान में रखना है कि संयुक्त सेशन जो बुलाया जाता है वो कौन बुलाता है, वो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए ये कब स्थिति, जनरली ये कब बुलाया जाता है, देखिए संयुक्त सेशन बुलाया तब जाता है, मान लीजिए कि कोई बिल है जो लोकसभा से पास हो गया, ठीक है, और राज्यसभा में, कोई सामान्य बिल की बात हो रही है कि वो लोकसभा से पास हो गया लेकिन वो राज्यसभा में गया और वहां से पास नहीं हो रहा है। ठीक है, और मान लीजिए कि ये इस क्रम में 6 महीने बीत गए, अगर मान लीजिए कोई बिल जो है वो राज्यसभा में है ना 6 महीने से अगर अटका हुआ है, ठीक है, लेकिन लोकसभा उसको है ना पास कराने की जिद पर अड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा, जो हमारे दो सदन है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की एक संयुक्त मीटिंग बुलाई जाती है राष्ट्रपति के नेतृत्व में। बात समझ में आ रही है, वो बुलाई जाती है किसके तहत, अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। ये बहुत कम होता है। देखिए अभी तक जो संयुक्त सेशन है ना वो 3 बार बुलाया गया, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी तक ये कितनी बार बुलाया गया, ये 3 टाइम्स बुलाया गया है अभी तक। ठीक है, और वो 3 टाइम कब कब बुलाया गया, सबसे पहले बुलाया गया था 1961 में, 1961 में बुलाया गया था, है ना, 1961 में बुलाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में, उसमें वही प्रधानमंत्री थे, बुलाया गया था। क्यों बुलाया गया था, तो एक बिल आया था जिसको बोलते हैं डॉरी प्रोहिबिशन बिल। ठीक है, किससे रिलेटेड था, वो डॉरी, आपको यानी दहेज से, है ना, डॉरी को रोकने के लिए, ठीक है, डॉरी प्रोहिबिशन, है ना, प्रोहिबिशन बिल आया था। ठीक है, प्रोहिबिशन बिल आया था, है ना, ये 1959 में आया था, लेकिन ये बहुत समय से पड़ा हुआ था। ठीक है, और इस पर जो है जो राज्यसभा है उसकी स्वीकृति नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो ऐसे में ये जो है 1961 में पहली बार बुलाया गया, फिर बुलाया गया 1978 में, ठीक है, 1978 में दूसरी बार बुलाया गया, और इस समय आपको पता है मोरारजी देसाई जो है वो प्रधानमंत्री थे, पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, और इस समय किसको लेकर के आया था, बैंकिंग को लेकर, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल आया था। क्या आया था, एक आया था हमारा बैंकिंग, है ना, हमारा आया था बैंकिंग सर्विस, है ना, सो बैंकिंग सर्विस, है ना, सर्विस, है ना, कमीशन बिल।
बात समझ में आ रही है? कमीशन बिल आया था, ठीक है, कमीशन बिल है ना, ये आया था और इसी को लेकर के जो है ये संयुक्त सेशन बुलाया गया था। फिर अगला कब आया था? अगला आया था 2002 में, ठीक है। आपने एक एक्ट शायद सुना हो, है ना, जो वैसे तो बहुत कम ही लोग सुने होंगे, ठीक है। जो लोग बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करते होंगे या आपने कभी पढ़ा होगा उसको लेकर के आपने सुना होगा, एक बिल आया था पोटा करके, ठीक है, POTA, पोटा, ठीक है। इसको बोलते प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है। ये आया था 2002 में, ठीक है। और इसको जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, ठीक है, तो उस समय आया था और इसको लेकर के भी, है ना, संयुक्त सेशन बुलाया गया। तो ये 3 बार, 61, 78 और 2002 ये बुलाया गया था आपका संयुक्त सेशन। याद रखिएगा 3 बार अभी तक बुलाया गया है, ठीक है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है, ठीक है। आगे बढ़े, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। और बाकी जब आपको पीडीएफ मिले, ऑब्वियसली वीडियो देख रहे तो पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट करिए और अपने नोट्स में इसको प्रॉपर ऐड करिए, है ना, तभी। और एग्जाम के बिफोर आप इसको रिवाइज करिएगा। अभी से रिवाइज करिए, अभी तो आप पढ़ ही रहे, लेकिन एग्जाम के बिफोर 10 दिन पहले आप इन पेपर्स को रिवाइज करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहां थी? ये तो बहुत आसान है, ये कटक, ठीक है। तो ये उड़ीसा की पहले राजधानी जो है कटक है, ठीक है। ये कब, अभी तो आपको पता है कि भुवनेश्वर है, ये भुवनेश्वर कब हुई? 19 अगस्त 1949 को, है ना, 19 अगस्त, है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। और भुवनेश्वर कब हुई? तो भुवनेश्वर हुई थी 19 अगस्त 1949 को, जो है इसका शिफ्ट कर दिया गया भुवनेश्वर। बस ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? ठीक है, देखिए कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जो है वो किस सदन का पदेन सभापति होता है? लोकसभा का होता है, वो राज्यसभा का होता है, या फिर आपका विधानमंडल का होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। हम सबको पता है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का जो क्या है मेन, जो मतलब सभापति होता है। बात समझ में आ रही है? वो राज्यसभा को जो है बेसिकली उसको लीड करते हैं कौन? तो वो उपराष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, जो हमारा ऊपरी सदन है, जिसको हम लोग अपर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अगला हमारा सवाल क्या होगा? अच्छा, एक सवाल आपसे ये भी ध्यान, जब आप उपराष्ट्रपति पढ़ते हैं तो उपराष्ट्रपति की बात संविधान के कौन से अनुच्छेद में हुई है? ये बहुत जरूरी है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो अनुच्छेद है, पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 63। वैसे अनुच्छेद 63 जो है वो राष्ट्रपति की बात करता है और उपराष्ट्रपति की, और 63 से लेकर के इनके बारे में अनुच्छेद 69 तक मिल ली है, ठीक है। तो 63 से लेकर के 69 आप ध्यान रखेंगे, ये किन से संबंधित है? ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? अगला सवाल है, भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। एकमात्र अभी तक जो है भारतीय इतिहास में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, और वो कौन है? वो बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में आता है, वो नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। 1977 है ना, 1977 में ये 6th प्रेसिडेंट है ना, 6th प्रेसिडेंट थे, ठीक है, छठे राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे, ठीक है। छठे राष्ट्रपति 6th प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे, कौन? नीलम संजीव रेड्डी। आपको पता होगा इनसे पहले 5 राष्ट्रपति कौन रह चुके हैं, आपको ये बता सकता है, ठीक है। इनसे पहले 5 जो राष्ट्रपति रहे, सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, उसके बाद कौन आए? सर्वपल्ली, वो 2 टर्म रहे, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए, फिर कौन? तो राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। राजेंद्र प्रसाद के बाद कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद के बाद आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी थे, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है, और आपका है ना नीलम संजीव रेड्डी। बात समझ में आ रही है? तो ये लोग थे, देखिए नीलम संजीव रेड्डी जो है वो 6th प्रेसिडेंट थे इंडिया के, ठीक है, 1977 में बने। इनके बारे में 1-2 पॉइंट जो है आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। और वो 1-2 पॉइंट क्या याद रख सकते हैं आप नीलम संजीव रेड्डी के बारे में? देखिए सबसे पहले तो ये आंध्र प्रदेश के पहले सीएम थे, ठीक है। तो ये क्या थे? फर्स्ट सीएम, है ना, फर्स्ट सीएम ऑफ, है ना, आंध्र प्रदेश, है ना, पहले सीएम थे, आंध्र प्रदेश के पहले सीएम थे, है ना। ये आप ध्यान में रख सकते हैं इनके बारे में। इनके अलावा एक और चीज आप इनके बारे में याद रख सकते हैं, ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट, यानी कि सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट थे, ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के ना। तो ये क्या थे? यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये भी इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, ये सब आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। क्या क्या हमने देखा? तो भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए, कौन कौन से? कौन थे? सॉरी, तो नीलम संजीव रेड्डी 1977 में, फखरुद्दीन अली अहमद जो 5वें थे, उनका निधन हो गया था, उसके बाद 1977 में चुने गए, 6th प्रेसिडेंट बने, है ना। फर्स्ट ये सीएम थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, और यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? चलिए चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, आगे हमारा अगला सवाल क्या है, ठीक है। ठीक है, तो अगला सवाल हमारा क्या हो गया? राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक जो है ना, वो जो सेल टैक्स होता है, यानी बिक्री कर, ठीक है। अब तो देखिए टैक्स में ये बहुत पुराना क्वेश्चन है ना, लेकिन अब इसमें बहुत बदलाव हो गया। अब तो आप जानते हैं कि एक कॉमन टैक्स आ गया, जिसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं, लेकिन पहले जो बिक्री कर है, सेल टैक्स है, उससे आता था, सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता था। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारा क्या हो जाएगा, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। ठीक है, अब देखिए अमेरिका के संविधान से सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये टॉपिक भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग जरूर उस वीडियो को जाकर के देखिए कि भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत है, मतलब अलग अलग देशों से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, कहां से लिया गया, इसको जरूर देखिए। खैर यहां पर आते हैं, यहां अमेरिका की बात हुई है, तो देखिए जब हम बात करते हैं न्यायिक समीक्षा, जिसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, बात समझ में आ रही है, जुडिशियल रिव्यू ये तो अमेरिका से लिया ही गया है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये भी अमेरिका से लिया गया, ये भी अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है ना, वो भी यहीं से लिया गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, उपरोक्त सभी, ये सभी कहां से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। इसके अलावा जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है, इंपीचमेंट है ना, तो जिसको हम बोलते हैं इंपीचमेंट है ना, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी अमेरिका से ही लिया गया। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें और क्या क्या हमने लिया, हमने प्रीएम्बल यहीं से लिया, प्रस्तावना, ठीक है, जो हमारा प्रस्तावना है, प्रस्तावना यहीं से लिया हमने, प्रीएम्बल जो हमारा प्रीएम्बल है, ठीक है, प्रीएम्बल यहीं से हमने लिया। ठीक है, तो हमने इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिया, हमने प्रस्तावना, प्रीएम्बल लिया, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना। ठीक है, इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका, आपने सुना होगा इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ठीक है, स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका, ये भी हमने आप डिटेल वीडियो में जरूर देखिए, यहां पर मैं आपको कुछ बता दे रहा हूं बट आप इसका डिटेल जरूर देखिए क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते ही हैं और आप देख भी रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब कहां से लिया गया, अमेरिका से, तो ध्यान में रखेंगे सभी अमेरिका से लिए गए। आगे बढ़ते हैं, तो अगला हमारा सवाल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन अगला देखते हैं, कह रहे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश, ये भी देखिए नीति निर्देशक तत्व जो हमने अभी उसके बारे में पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, यहां भी उसी से रिलेटेड है। तो अनुच्छेद जो 40 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी जो है, ठीक है, उसी में अनुच्छेद 40 जो है वो ये कहता है कि राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का बेसिकली वो निर्देश देता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 32 बहुत फेमस, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट जो अनुच्छेद 32 के तहत क्या होता है, वो 5 तरह के रिट्स जारी करता है ना, 5 तरह के जो है रिट जारी करता है ना, 5 तरह के रिट जारी करता है ना। अगेन इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, कौन कौन सा है, हिबियस कॉर्पस जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, है ना, मैंडमस है ना, उसके अलावा सरशरी है, प्रोहिबिशन है, ठीक है, को वारंटो है, ये 5 तरह के जो है रिट्स जारी करता है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत। और सेम रिट जो है ना, जो है हाई कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद जो आपका 226 है उसके तहत कौन करता है, हाई कोर्ट जारी करता है। और अनुच्छेद 32 के तहत जो है 5 तरह के रिट्स जो इशू करता है, कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, अच्छा ये रिट क्या होता है मैं अगर आपको बताऊं, देखिए ये रिट कब इशू किया जाता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यानी कि अगर कोई आपके मौलिक अधिकारों को छीनने की आपसे कोशिश कर रहा है तो उस स्थिति में आप या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में से आप कहीं भी जा सकते हैं, और कोर्ट जो है उससे रिलेटेड जो भी आपकी समस्या है उससे रिलेटेड क्या अगर रिट इशू करता है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो वो रिट इशू करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट करता है अनुच्छेद 226 के तहत। अगेन इसके बारे में मैंने बहुत डिस्कशन किया। अनुच्छेद 48 मैंने आपको प्रीवियस अभी पीछे के क्वेश्चन बताया। ठीक है, अनुच्छेद 78 किसकी बात करता है, देखिए अनुच्छेद 78 बात करता है प्रधानमंत्री के कर्तव्य, किसके रिगार्डिंग, यानी राष्ट्रपति को सूचना देने के। तो अनुच्छेद 78 ये कहता है क्या कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि से संबंधित है ना प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति को जानकारी देना होता है ना, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति को है ना जानकारी कौन देगा भाई, जानकारी तो प्रधानमंत्री के द्वारा, है ना, पीएम के द्वारा। ठीक है, यानी पीएम के द्वारा जो है राष्ट्रपति को जो है वो इंफॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है, जानकारी दी जाती है। ये आपका अनुच्छेद 78 इसके बारे में बात करता है। क्लियर हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो सारे अनुच्छेद को देखते जाइए। देखिए ये सारे ही अनुच्छेद जो आपके एग्जाम्स में दिख रहे हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो आपको पता है कि ये 22 भाषाओं को अभी वर्तमान में है। ठीक है, हमारा जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, कुल 22, पहले 14 था, फिर 1967 में जो है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ इसलिए मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, 21वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, फिर आपका 1992 में, ठीक है, जोड़ा गया, फिर वहां पर 3 जो है जोड़ा गया, मणिपुरी, नेपाली, इन सबको जोड़ा गया। ठीक है, फिर आपका 2003 में जो है 92वां संविधान संशोधन उसके द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 4 भाषाओं को वहां पर जोड़ा गया, तो टोटल अभी क्या है 22 भाषाएं। अगेन इन सबका जो पॉलिटिक आप डिटेल क्लासेस को जाकर देखिए सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, आपको सारे ही क्वेश्चंस के आंसर वहां पर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहे भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति, तो सेमी क्वेश्चन हो गया, यानी ये भी पीछे ही मैंने डिस्कस किया, यानी क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है उनकी सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। देखिए जब भारत के मुख्य न्यायाधीश की आप बात करते हैं, पहले तो ये जानिए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के विषय में कहां पर मेंशन है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद इनसे, तो देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश और जो अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति के बारे में पहले इनकी है ना मुख्य न्यायाधीश और जो अन्य है ना अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, इनकी जो नियुक्ति है, ठीक है, इनकी नियुक्ति है ना से संबंधित और इनके बाकी इनके नियुक्ति
किनके कार्यकाल इन सब से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 124। 124 में क्लॉज बना हुआ है, जैसे इसके ये जो एज है ये 65 ईयर है, ठीक है, एक 65 और ये 124 4 में है, ठीक है, 4 में है। बात समझ में आ रही है? तो अनुच्छेद 124 बेसिकली आपको याद रखना है, जो बेसिकली क्या है आपका मुख्य न्यायाधीश है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, इन सभी के विषय में जानकारी दी गई है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अनुच्छेद 124 अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। आगे है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा दो व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया गया है। देखिए अब ये नहीं है, एक्चुअली ये क्वेश्चन पुराना है ना, अब ये बदल गया है, ठीक है। तो वो क्या था, देखिए एक था अनुच्छेद 331 है ना, 331, ठीक है। 331 के तहत क्या होता था कि दो आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन को जो राष्ट्रपति मनोनीत करता था लोकसभा में, ये बात लोकसभा की हो रही है, ठीक है। तो लोकसभा में मनोनीत करता था, ठीक है। लेकिन अब जो है ये हटा दिया गया, जो 104वां है ना संविधान संशोधन आया है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मैं CAA लिख दे रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट में, ठीक है। तो 104वां संविधान संशोधन जो आया, ठीक है, कब आया था? 2019 में। इसके द्वारा क्या किया गया, ये जो आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन होता था, मनोनीत किया जाता था, तो उनके पद को हटा दिया गया लोकसभा से। बात समझ में आ रही है? वो अनुच्छेद 331 उससे रिलेटेड था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है कि राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी हैं? क्या वो मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी हैं या वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं? तो वो किनके प्रति उत्तरदायी हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो अगेन अनुच्छेद ध्यान रखें, कोई भी पद पोस्ट की बात आती है उससे रिलेटेड अनुच्छेद आपके दिमाग में आना चाहिए। जब हम राज्यपाल की बात करते हैं ना, गवर्नर की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो राज्यों के जो गवर्नर हैं, ठीक है, वो आपका आता है अनुच्छेद 153 है ना। तो 153 से इसके बारे में, इनके बारे में शुरू होता है, जहां से स्टेट के बारे में आप देखिए अनुच्छेद 152 जो भाग आपका 6 शुरू होता है, अनुच्छेद 152 से 237 तक रहता है, ठीक है। देखिए ये किसका पार्ट है? भाग है ना, यहां से आप भाग भी याद रख सकते हैं, भाग 6 जो 152 से 237 तक रहता है। ये स्टेट के बारे में, किसके बारे में? राज्य, और गवर्नर जो है उसी का हिस्सा है। तो गवर्नर जो है संविधान के अनुच्छेद 153 से कहां तक? 162 तक जो है इनके बारे में है, ठीक है। तो अनुच्छेद 153 से 162 इनसे रिलेटेड है। ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो गवर्नर एक ही व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है और वो है राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति जो है गवर्नर उत्तरदायी होता है। आगे बढ़े, चलिए, तो ये सब पॉइंट आप नोट करते चलेंगे, है ना। लेकिन मैं अगेन एक चीज कहूंगा, देखिए जो लोग भी ये क्लास देख रहे हैं, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि आप लोग डिटेल क्लास को भी जरूर अटेंड करिए। कारण ये है कि ये क्वेश्चंस PYQs हैं, ठीक है। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं एग्जाम में, क्योंकि बिहार के मैंने सारे ही एग्जाम के जो क्वेश्चंस पूछे गए उन सबको कवर मैं कर रहा हूं, ठीक है। लगभग पॉलिटी के 700 क्वेश्चंस, तो ऑब्वियसली इसमें जितने भी पॉलिटी के पॉसिबल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो यहां कवर हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ चीजें अगर छूट जाए तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप डिटेल क्लास को जरूर अटेंड करिए। तो डिटेल सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, अभी सिविक्स का डिटेल अपलोड हो रहा है जैसे ही, और साथ में सीरीज चल रहा है, उसके साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सबके भी अपलोड होंगे, ठीक है। जो बिहार SSC खास करके तैयारी करने वाले हैं, ये उनके लिए तो ये क्लास, क्योंकि दरोगा का तो एग्जाम बहुत नजदीक है, उनको भी बेनिफिट होगा, बट बिहार SSC वाले बच्चे आप तो जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल क्लास होने वाला है। अभी आपके एग्जाम में थोड़ा टाइम है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है? तो हम सबको पता है कि हमारे यहां आरक्षण जो है वो जाति के आधार पर दिया गया है, ठीक है। किसके आधार पर दिया गया? जाति के आधार पर। आपको पता है कि पहले अनुसूचित जाति जनजाति को दिया गया, फिर बाद में जो OBCs को आरक्षण दिया गया, फिर EWS को आरक्षण दिया गया, ठीक है। तो ये आरक्षण जो है ना, आपसे ये तो बहुत साधारण सवाल पूछ लिया था वैसे। कह रहे कोई विधेयक धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? देखिए कोई भी विधेयक जो है वो धन विधेयक होगा, इसका निर्णय लेता है एक ही व्यक्ति, और वो है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो ये निर्णय लेते हैं कि कोई भी विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं है। अच्छा, अब एक सवाल पूछ लेता है कि धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद, तो अगेन आप धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद याद रखेंगे 110, और एक होता है वित्त विधेयक, ठीक है। एक हमारा क्या होता है? वित्त विधेयक। ये कम पूछता है लेकिन कभी कभी तो पूछ ही लेता है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 117 जो है वो वित्त विधेयक से रिलेटेड है, और धन विधेयक से रिलेटेड कौन सा है? अनुच्छेद 110। याद रहेगा, इसको जरूर याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग जरूर एक, यहां मैंने अगेन डिटेल क्लास में इसके बारे में बताया है कि वित्त विधेयक और धन विधेयक में क्या डिफरेंस है, इससे भी सवाल बन सकते हैं, तो आप इसको जरूर वॉच करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु। तो जो न्यूनतम आयु आपका MP बनने, सांसद बनने का है, ठीक है, वही आपका क्या है? न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री, क्योंकि सांसद एक सांसद ही प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। कह रहा है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल तो होता है 6 वर्षों का, और हमको पता है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है 1/3 लोगों को नियुक्त किया जाता है, मतलब ये राज्यसभा मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 वर्ष, ठीक है। आगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है।
अब चलिए देखिए, उपराष्ट्रपति, हमने उपराष्ट्रपति समेत अनुच्छेद देखा था कि अनुच्छेद 63 जो है वो उपराष्ट्रपति की बात करता है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि, और 63 से 69 तक मैंने आपको बताया कि ये उपराष्ट्रपति के विषय में है। तो सवाल ये है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? तो दोनों सदन के जो सदस्य होते हैं वो लेते हैं। कौन लेता है? तो दोनों सदन के सदस्य। कौन लेता है? दोनों सदन के सदस्य। जो हमारा दोनों सदन कौन सा है? लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन के सदस्य जो है ना, वो भाग लेते हैं इसमें, ठीक है। तो यहां हो जाएगा संसद, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संसद, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा भाई? तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा, है ना, कह रहा है कि कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद? देखिए, अगर हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करें तो उसमें राज्यसभा तो उसके लोग भाग लेते हैं, लोकसभा भी लेता ही है, ठीक है, विधानसभा भी लेता है। कौन नहीं लेता है? विधान परिषद, ठीक है। देखिए, विधान परिषद जो है वो सभी राज्यों के पास नहीं हुए, वो केवल 6। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा विधान परिषद। ध्यान रखेंगे, मैं वो टिक ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। विधान परिषद जो है ये भाग नहीं लेता, तो आंसर यहां पर हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। विधान परिषद की अगर बात करें, जिसको हम लोग इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, है ना। आपको पता है कि जो हमारे यहां जो स्टेट है, ठीक है, वो कैसा है? बाई कैमरल, ठीक है। मतलब जो गवर्नमेंट जो सदन है वो कैसा है? बाई कैमरल है, ठीक है। तो जिसमें आपको विधानसभा और विधान परिषद है, ठीक है। विधानसभा तो सबके पास है, विधान परिषद वो जो है 6 ही राज्यों के पास है। कितने राज्यों के पास है? 6 राज्यों के पास जो है वो विधान परिषद है। उसमें आसान तरीका है, सबसे पहले तो आप यूपी और बिहार को याद कर लीजिए। पहला कौन हो गया आपका? यूपी और बिहार। उसके बाद आप याद कर लीजिए महाराष्ट्र, है ना। एक तो हमारा क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद 3 हो गया हमारा, बाकी 3 साउथ इंडिया के स्टेट हैं और तीनों रिलेटेड हैं, मतलब सटे हुए हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उससे सटा हुआ कर्नाटका। तो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, एपी से अरुणाचल नहीं समझना है, आंध्र प्रदेश याद रखना है ना। उसके अलावा आपका हो गया तेलंगाना, है ना, तेलंगाना, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया? कर्नाटका, है ना, कर्नाटका। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये आपका जो है 6 राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद है, और विधान परिषद के सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। अब अगेन, अब राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। तो अनुच्छेद 52 से इनकी कहानी शुरू होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अनुच्छेद 52 जो है वो राष्ट्रपति से रिलेटेड है। क्लियर है? याद रहेगा। तो राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 52। बात समझ में आ रही है? 52 से 62 तक तो क्लियर राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। राष्ट्रपति से रिलेटेड और भी अनुच्छेद हैं जो कुछ अलग बातों की बात करता है, बट जो कंटिन्यूअस है वो आपका 52 से लेकर के 62 जो है वो कंटिन्यूअस है ना। और ये आपको कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपको भाग 5 में। कहां मिलेगा? भाग 5, है ना। यहां से शुरू होता है भाग 5। आपको पता है इसमें संघ की बात की गई, यूनियन गवर्नमेंट की बात की गई है, और शुरुआत होती है राष्ट्रपति से, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे, बहुत सारा डिटेल हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन सबको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है कि राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो ये थी नरगिस, ठीक है। तो याद रखेंगे कौन थी? नरगिस। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रख लीजिए। अगला सवाल है, बच्चों को कारखाने में बलात् प्रवेश निषेध किस, मतलब बेसिकली ये कहिए कि बच्चों को कारखाने में प्रवेश, है ना, जो उनका निषेध है वो कौन सा अनुच्छेद है? तो हमको पता है कि अनुच्छेद जो है ना, हमारे संविधान का जो मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वहां पर एक जो सेक्शन है हमारा वो है अनुच्छेद 23 और 24, है ना। तो अनुच्छेद 24 जो है ना, बच्चों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में, है ना, हायर करने या उसको रखने से पर प्रतिषेध या फिर प्रतिबंध लगाया गया, निषेध किया गया। बात समझ में आ रही है? तो अनुच्छेद 24 जो है उससे रिलेटेड है। अब यहां देखिए, यहां पर आप ये सारे ही मौलिक अधिकार से रिलेटेड अनुच्छेद 20 है, 23 है, ठीक है। 23 में आपको पता है, ठीक है, कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, यानी कि मानव तस्करी और जो है बेगारी है, उस पर रोक, है ना, लगाने की बात की गई। अनुच्छेद 23 किसके बारे में? तो ये आपको जो मानव तस्करी है ना, उस पर, है ना, तस्करी, है ना, और प्लस क्या हो गया? जो बेगार श्रम है ना, जो बेगार होता है, ठीक है, बेगार श्रम जो है उस पर रोक के सब संबंधित है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वैसे अनुच्छेद 20, 22 ये सब मैंने अनुच्छेद का जो मैंने कहा वीडियो वहां जाकर के देखिए, पूरा मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? ये पहले भी पिछले क्लास में क्वेश्चन आया था। संविधान सभा में भारत की जनता की जो प्रतिनिधि है उन्होंने संविधान को अंगीकृत किया था। कब किया था? ये बात आपको पता है कि 26 नवंबर, ठीक है, 1949 की बात है। और ये लागू कब हुआ? तो सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल हमारा क्या हो गया? कह रहे राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग करते हैं? ये बेसिकली किससे संबंधित है? ये जो है आपका इमरजेंसी प्रोविजन यानी आपातकाल उपबंध जो है, ठीक है, उससे संबंधित है। आपातकाल उपबंध में 3 है, एक तो 352, 356 और 300 जो है आपका 60 है, ठीक है। 352 किसकी बात करता है? ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशन है, अगेन हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, यहां पर नहीं, है ना, डिटेल जो क्लास है वहां पर आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो है, आपातकाल, है ना,
उसकी बात करता है, ठीक है। 1956 जो है ये राष्ट्रपति शासन, जो यहां पर बात कर रहा है कि जब संवैधानिक विफलता हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो वो आपका हो गया राष्ट्रपति शासन की बात करता है, अनुच्छेद आपका 356। और 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल की बात करता है ना, वित्तीय आपातकाल की बात करता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे अनुच्छेद 360। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये पहले तो इसका अनुच्छेद कौन सा है, ठीक है। देखिए जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्तियों की अगर हम बात करते हैं, हाई कोर्ट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का आपने देखा था अनुच्छेद 124 था, ठीक है। हाई कोर्ट का यहां पर मैं लिख भी देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी बात 124 में है, ठीक है, अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 124 में है। जब हाई कोर्ट के जज की बात आती है तो अनुच्छेद आपका हो जाता है 217, ठीक है। कहां हो जाता है, अनुच्छेद 217, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये नियुक्त किए जाते हैं किसके, राज्यपाल के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा किए जाएंगे, तो ऑब्वियसली भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आप एक सेक्शन डायरेक्ट सीधा ऐसे जाकर के पढ़ लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कौन कौन से लोग नियुक्त होते हैं, क्योंकि यहां से बहुत सारा क्वेश्चन अलग अलग जो पोस्ट का पद का नाम दे देगा और कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है उसका आंसर राष्ट्रपति ही होता है, क्योंकि ज्यादातर जो बड़ी नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के अंडर है। हाँ, कुछ राज्य के अंदर भी, राज्य या गवर्नर के अंडर है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो राष्ट्रपति के अंदर होता है, ठीक है। चलिए अधिकांश जो पद हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है, तो राज्यसभा में हम लोगों को पता है कि कुल राज्यसभा की जब हम बात करते हैं, देखिए राज्यसभा में जो कुल सीट है, ठीक है, वो कितने हैं, 250 है, सबको पता है। कुल जो पद है राज्यसभा के उसमें कितने, 250 पद है, जिसमें अभी वर्तमान में जो है, वर्तमान में जिसमें से, ठीक है, 200 है ना 45 जो है वही फुलफिल्ड रहता है, ठीक है। इसमें जो है 12 सदस्य जो है वो मनोनीत होते हैं, है ना, जो है 12 सदस्य जो है अलग अलग फील्ड से, कला सबके क्षेत्र से जो है ना लिया जाता है उनको, ठीक है। 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए तो ये सब ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था। अब मैंने इसके बारे में अगेन इसके बारे में एक शॉर्ट्स भी अपलोड किया है, जो पंचायत समिति और डिटेल वीडियो में तो आपको मिल ही जाएगा। देखिए बलवंत राय समिति का पहले संबंध किससे है ये समझिए, ये है पंचायती राज से, है ना। और ये पहली कमिटी थी जिन्होंने पंचायती राज को लेकर के सिफारिश की थी। ये मतलब पहली कमिटी बनाई गई थी जिन्होंने पंचायती राज पर जो है रिपोर्ट पब्लिश किया और जो है रिकमेंडेशंस दिए थे, और उसी के आधार पर पंचायती राज की शुरुआत भी हुई। तो ये पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज, ठीक है, उससे संबंधित है, ठीक है। अब ये बना कब था, ये कमेटी जो बनी थी ये 1956 में बनी थी। 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट दिया, ठीक है। 1957 में क्या दिया था, 1957 में जो है इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया जिसमें कुछ रिकमेंडेशन दिया गया था, ठीक है, जिसमें कि पंचायत जो एक 3 टायर गवर्नमेंट बनाने की बात की गई थी पंचायत में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसी समिति की सिफारिश के बाद जो है पहली बार 1959 में, है ना, कहां पर पंचायती राज की शुरुआत हुई, 1959 में, है ना। जो पंचायती राज की सर्वप्रथम शुरुआत जो है वो राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई। ये भी सवाल पूछा जाता है, तो राजस्थान का जो नागौर जिला है वहां से ये शुरू हुआ, ठीक है, पंचायती राज की शुरुआत हुई। बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर आपको पता है कि जो 73वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक बना दिया गया। बात समझ में आ रही है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइटेरिया में उसको डाल दिया गया, ठीक है। आगे बढ़े। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखेंगे, और भी कई चीजें जो आप यहां पर जान सकते हैं। अगर ये तो आपको डिटेल में ही पढ़ना होगा, इसके कई पॉइंट है इससे रिलेटेड, ठीक है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। मतलब सिंपल सा, एक भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब एक्सेप्ट किया गया था, ये किया गया था। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है, 22 जुलाई 19, जैसे कई इस तरह के सवाल, राष्ट्रीय ध्वज को कब एक्सेप्ट किया गया, जो आपका राष्ट्रीय गान है वो पहली बार कब गाया गया था, आपने हिस्ट्री के क्वेश्चन में देखा होगा, ठीक है। ये सब पूछे, वंदे मातरम पहली बार कहां गाया गया, इस तरह के सवाल जो है आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये था आपका 22 जुलाई 1947, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का पहला राष्ट्रपति, ये तो सबको पता है भाई, बिहार में, है ना। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है वो बिहार में हुआ था, और ये राष्ट्रपति बने, ये राष्ट्रपति रहे, है ना, 1950 है ना, 1950 से लेकर के 1962 तक, ठीक है। 1950 से 1962 तक ये आपको पता होगा कि राष्ट्रपति रहे, बिहार के हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग बिहार के हैं वो तो इनको जानते ही हैं, वैसे सभी जानते हैं भाई, देश के पहले राष्ट्रपति हैं, ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो इनके बारे में तो जायज है जानना, ठीक है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था, ठीक है। बोला कि ये कौन सा आयोग है ना, जो भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था, और ये आयोग था आपका चुनाव आयोग। ये कौन सा आयोग था, ये हमारा था चुनाव आयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा
हो जाएगा चुनाव आयोग। अब एक चीज ये भी पूछा जाता है, दो चीजें आपसे पूछी जाती हैं चलिए, ठीक है। एक, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, दूसरा चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछा जाता है। तो चुनाव आयोग से अनुच्छेद, जो अगर हम अनुच्छेद देखेंगे तो 324 एकदम दिमाग में डाल लीजिए, खूब बहुत पूछता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछता है। दूसरा, जब हम बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो ये स्थापना इसकी कब हुई थी, तो जनवरी 1950 में हुई थी। कब हुई थी, जनवरी 1950, है ना। तो ये आपका जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, आगे बढ़े, है ना। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, चलिए। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में, अब देखिए अंतरिम सरकार जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उसमें भी जो अलग अलग पद पर कौन था, ठीक है, इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। ये भी डिटेल वीडियो में आपको जो है वो मिल जाएगा कि इंटरिम जो गवर्नमेंट बनी थी, अंतरिम सरकार, उसमें अलग अलग जो है, जैसे पहले वो शिक्षा मंत्री कौन थे, है ना, या फिर आपका प्रधानमंत्री कौन था, या फिर आपका रक्षा मंत्री कौन था, वित्त मंत्री कौन था, ये सब अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको किस विभाग का मंत्री बनाया था। बाद में तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष बन गए थे, ठीक है, परमानेंट। तो उससे पहले ये खाद्य एवं कृषि जो विभाग है उसका इनको मंत्री बनाया गया था, ठीक है। कि क्या बनाया गया था, तो खाद्य एवं कृषि विभाग जो उसका मंत्री बनाया गया था। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अंतरिम सरकार कब बनी थी, आपसे यह भी पूछा जा सकता है। देखिए 2 सितंबर 1946 को बना था। कब बना था, अंतरिम सरकार जो है, आपसे यह पूछ सकता है। तो 2 सितंबर 1946 को जो है वो अंतरिम सरकार बनी। टोटल कितने मंत्री थे, है ना, 12 मंत्रियों की नियुक्ति की गई, मतलब 12 एक तरह से कैबिनेट, 12 मंत्रियों की कैबिनेट बनी थी, ठीक है। उनमें से राजेंद्र प्रसाद को भी मिला हुआ था, ठीक है। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है, ठीक है। देखिए जो वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद जो है उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो उसका अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री, जिसको CSIR बोलते हैं ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान, इसको CSIR बोलते हैं, है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके जब इसकी एक तो इसकी स्थापना भी आपसे पूछ लिया जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी। कब हुई थी, 1942 में, 1942 में जो है वो इसकी स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि जो रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट है, यानी कि R&D है, ठीक है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जिसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा R&D संगठन है ये, ठीक है। ये क्या है, ये जो आपका है CSIR, यहां से आप ध्यान रखते, ये भारत का है ना सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा, ठीक है, R&D जो है संगठन है, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा, तो अगला सवाल हमारा हो जाएगा, है ना, कह रहा है कि राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है। मैंने जब राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में आपको डिटेल क्लास में बताया था, मैंने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, ठीक है, वैसे तो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है, जो आयरिश संविधान है ना, उससे लिया गया, आयरलैंड के संविधान से, लेकिन ये महात्मा गांधी के सिद्धांतों से बहुत ज्यादा प्रेरित है। खास करके इसके जो कुछ अनुच्छेद हैं वो आप देखेंगे वो पूरी तरीके से महात्मा गांधी से प्रेरित हैं, ठीक है। कौन कौन सा अनुच्छेद, जैसे 40, यहां पर 40, ठीक है, 40 किसकी बात करता है, अभी आप पीछे आया था, ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात करता है अनुच्छेद 40, ठीक है। ये पूरी तरीके से किससे संबंधित, मतलब ये महात्मा गांधी के सिद्धांतों प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा 43 है, 47 है और 48, ठीक है। कौन कौन सा, 43, 47 और 48, ये तीन इधर, और ये 4 ऐसे अनुच्छेद हैं नीति निर्देशक तत्व में, DPSP में, जो किससे संबंधित है, ये महात्मा गांधी के प्रिंसिपल, महात्मा गांधी के दर्शन या सिद्धांतों से, है ना, ये बेसिकली कनेक्टेड है। क्लियर है, याद रखिएगा, ये ध्यान में, अनुच्छेद 43, 47, 48 इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगेन, मैं बार बार ये रिपीट करूंगा कि डिटेल वीडियो देखिए, क्योंकि एक क्वेश्चंस में आप मैक्सिमम 3-4 पॉइंट ज्यादा स्टडी कर सकते हैं, लेकिन डिटेल वीडियो में एक पॉइंट से 10-20 क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। वास्तव में सिर्फ राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 36 से 51 है ना, और वो भी उसमें भी 10 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ठीक है, जो आपको याद रखने होते हैं। उसी से कई सारे 15-20 क्वेश्चन बना दिए जाते हैं घुमा करके, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं, जिसको हम लोग भाग भी बोलते हैं, तो ये तो कई बार चर्चा हो गई कि 22 भाग हैं भाई, ठीक है ना। वैसे देखें तो वर्तमान में जो है ना, भाग टोटल कितने हो गए, भाग 25 हो गए, लेकिन है ना कितने हो गए भाग इसमें टोटल देखेंगे, क्योंकि सब इसमें जो क्लॉज जुड़ गया है, ठीक है। जैसे हमने देखा है एक भाग को तो आप हटा दीजिए, जो भाग 7 था उसको ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो है बाकी एक हटाया गया और उसके बदले आप देखें तो 4 भाग और जोड़े भी गए, ठीक है। जैसे आपका है ना, पहले तो 4A जोड़ा गया, कौन कौन सा जोड़ा गया है ना, जो नया अलग है ना, उसमें 4A है। फिर आपका
आपका क्या है 9 है ना, 9A है, फिर आपका 9B है, ठीक है, और उसके बाद आपका जो है 14A है, ठीक है। तो ये चार जो है ये अलग अलग टाइम में जोड़े गए हैं, ठीक है। इसके बारे में अगेन मैंने भाग पे एक पूरा डिटेल वीडियो ही है जो संविधान के जो भाग हैं, ठीक है, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा हो जाएगा, भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत करी। वैसे तो आप जानते होंगे कि भारत में एकल नागरिकता है, ठीक है, और हमने ये ब्रिटेन से लिया है। भारत में क्या है, वो एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है वो, और वो हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से। तो फिर ये दोहरी नागरिकता कहां से आ गई? क्या भारत में दोहरी भी नागरिकता है? देखिए दोहरी नागरिकता तो नहीं है, लेकिन जो भारतीय विदेश में रहते हैं उनको कुछ सुविधाएं एक तरह से देने के लिए आप कह सकते हैं, उनको कुछ फैसिलिटी देने के लिए और उनको थोड़ा सा आसान करने के लिए उनके लाइफ को, ठीक है। तो एक है ना जो है 2005 में बेसिकली, ठीक है, एक शुरू किया गया, एक कार्ड स्टार्ट किया गया था, ठीक है, जिसको कहा जाता था OIC यानी OCI ओवरसीज है ना सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको क्या बोलते थे? तो 2005 में शुरू किया गया है ना भारत सरकार के द्वारा OCI, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरसीज है ना, ओवरसीज बोलते हैं, ठीक है, ओवरसीज सिटीजनशिप है ना, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। ये एक तरह का कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा था, ठीक है। ऐसे कुछ कंडीशन है वो भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर पहले आप समझिए कि 2005 में क्या हुआ कि OCI कार्ड स्टार्ट किया गया। ये उन भारतीयों को दिया जाता है जो विदेशों में रहते हैं, ठीक है, और या कहिए कि विदेशी नागरिकता उन्होंने स्वीकार कर ली है, लेकिन अगर उनको कुछ कंडीशन जैसे अगर वो है ना कि 26 मतलब ये 1950 के बाद अगर वो भारत के मेंबर्स मतलब उस समय 1950 या उसके बाद जो है अगर वो भारतीय हैं, उसके बाद वो विदेश जाकर के उन्होंने नागरिकता हासिल की है, तो उनको ये कार्ड मिलेगा। और कुछ कंडीशन है जिसके बारे में आप जाकर के पढ़ सकते हैं। अगेन क्योंकि इतना डिटेल में यहां पर पॉसिबल नहीं है कि क्वेश्चन डिस्कशन में आपको बता सकूं, ठीक है। अगेन इन सब का आप पॉलिटी का ये जो भी आपका पेपर हो रहा है यहां पर इस चैनल पर, उसका डिटेल वीडियो देखिए। डिटेल वीडियो को इसी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है और मैं उसी तरीके से चीजों को पढ़ा रहा हूं जिससे आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होंगे। आप जितना प्रीवियस ईयर है किसी भी, आप रेलवे का SSC का उठा देखिए, एक बार डिटेल क्लास देखिए और फिर आप पेपर उठाकर देखिए आपसे बनता है कि नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते। तो हमारा अगला सवाल है, भारतीय सरकार, ये तो हो गया, सॉरी ये हो गया, हम अगले सवाल को देखते हैं। चलिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल आप देखिए, अगेन इसके बारे में डिस्कशन कई बार हो चुका है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट है ना, राइट टू फ्रीडम, हमारा ये दूसरा मौलिक अधिकार है ना। राइट टू इक्वालिटी जो 14 से 18 हम लोग पढ़ते हैं, फिर 19 से 22 जो है हम लोग वो राइट टू फ्रीडम पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार यहां कौन सा हो जाएगा? ये तो एक हो जाएगा 19, ठीक है। तो 19 जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, राइट टू फ्रीडम। वैसे ये कहां से कहां तक है? ये हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है और ये 19 से लेकर के अनुच्छेद 19 से लेकर के जो है आपका 22 तक इसी के विषय में। मौलिक अधिकार तो मस्ट पढ़िए, वहां से क्वेश्चन तो आएंगे ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है कि RTI जो है, RTI आजकल बहुत फेमस हो गया, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो आप सबको पता होगा RTI 2005 से ये प्रभावी हुआ है, 2005 में है ना RTI आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अभी बहुत RTI का यूज किया जाता है। अगला सवाल हमारा क्या है? भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन? अच्छा, ये सवाल पीछे छूट गया था। देखिए हमने ये तो देखा कि कौन से आर्टिकल के तहत जो है संयुक्त सेशन बुलाया जाता है ना, कौन बुलाता है, किस कंडीशन पर बुलाता है, कितनी बार बुलाया गया, ये सब हमने जो है वो डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब सवाल ये बनता है, ठीक है, कि ये जो संयुक्त अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता करता कौन है, ठीक है, और ये करता है लोकसभा का स्पीकर। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, ठीक है, वो इसके लोकसभा का अध्यक्ष भी आप बोल दीजिए, ठीक है। और आप लोग कमेंट बताएंगे अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है, ठीक है, वो है ना, अरे भाई सॉरी, एक सेकंड, चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा। तो लोकसभा का जो स्पीकर है, ठीक है, वो इसकी अध्यक्षता करता है। तो इससे रिलेटेड जो तीन चार क्वेश्चन पॉसिबल है वो आप पीछे वाला और यहां इसको देख लीजिए। अच्छा, ये कहां पर मेंशन है? ये मेंशन है अनुच्छेद 118 में। अनुच्छेद 118 जो है वो ये कहता है कि जो अगर है ना कि संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर करेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। तो हमारा अगला सवाल है कि भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम, यानी सबसे लंबा कौन? तो वो एक ही व्यक्ति है ना, और वो कौन रहे? वो रहे हमारे राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो सबसे लंबे समय तक जो है वो राष्ट्रपति रहे, ठीक है। आपको पता है अभी तक जो है भारत में 15 राष्ट्रपति बन चुके हैं, ठीक है। 15वें जो है वो द्रौपदी मुर्मू जो है वो 15th प्रेसिडेंट है, ठीक है। आपको सभी प्रेसिडेंट के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है, आप ये ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा? तो अगला सवाल हमारा क्या है जरा देखें, ठीक है। तो अगला सवाल है कि संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक, अभी जस्ट मैंने इसकी चर्चा की थी, 73वां संविधान से यहां पे वाक कर दिया ना, 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया गया? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है, ये याद रखेंगे। और आपको पता होगा कि उसके बाद क्या किया गया? नई अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। तो ये सब अगेन अनुसूची आप देख लीजिए, भाग देख लीजिए, सब जगह इसकी चर्चा हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। अब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? ठीक है, देखिए राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र मुख्य चुनाव आयुक्त को देगा, प्रधानमंत्री को देगा, किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति को जो पहले ये समझना है, दो चीजें, राष्ट्रपति शपथ जो दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो वो देगा किसको? वो उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? तो ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। शपथ किसको कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन अगर ये पद त्यागपत्र देगा तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे आगे हमारा क्या, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? ठीक है, ये तो हमको लग रहा है रिपीट हो गया क्वेश्चन, 65 इयर्स है ना, सबको पता होगा कि ये 65 इयर्स है ना, कितना हो जाएगा? 65 इयर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर लिया है। ठीक है, आप लोग देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? वो थे वल्लभ भाई पटेल, है ना, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो पहले होम मिनिस्टर हैं, और अभी के कौन है आप जानते भी होंगे। ठीक है, चलिए, तो और नहीं जानते तो जाकर के पता करिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? कि अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है तो कौन सी योग्यताएं जो है वो आपके लिए आवश्यक नहीं है? भारत का नागरिक होना बिल्कुल आवश्यक है, राष्ट्रपति बनना है तो नागरिक तो होना ही होगा। आयु 35 वर्ष, बिल्कुल ये सब तो रिक्वायर्ड है, भारत का नागरिक आपको होना पड़ेगा, 35 वर्ष भी होना पड़ेगा। क्या लोकसभा का सदस्य होना है या कोई लाभकारी पद का अधिकारी? देखिए ये गलत है, आंसर यहां पर ये होगा, लोकसभा का सदस्य जो है वो होने, राष्ट्रपति होने के लिए लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रधानमंत्री होने के लिए है, अगर आप प्रधानमंत्री होना चाहते हैं तो आपको लोकसभा का सदस्य होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति होने के लिए लोकसभा का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ये सब आवश्यकता है कि भारत का वो नागरिक हो, 35 वर्ष से अधिक आयु हो, और कोई भी लाभकारी पद का अधिकारी वो ना हो। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल क्या है कि शारदा अधिनियम संबंधित है। ठीक है, शारदा एक्ट बहुत फेमस है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? इसको अच्छे समझते हैं, ये बाल विवाह से। ठीक है, किससे संबंधित है? बाल विवाह से। ये शारदा अधिनियम किसको कहा जाता है? देखिए शारदा एक्चुअली नाम था एक व्यक्ति का, और उन व्यक्ति का नाम क्या था? उनका नाम था हरविलास शारदा। व्यक्ति का नाम क्या था? यहां नाम याद रखेंगे, उनका नाम था हरविलास शारदा। क्या नाम था? हरविलास है ना, शारदा। उन्हीं के नाम पे इस अधिनियम का नाम जो है शारदा अधिनियम क्यों किया? ऑब्वियसली इनका कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा, किसमें है पहले ये देखते हैं। देखिए ये शारदा अधिनियम जो है वो 29 सितंबर 1929 को आया। कब आया? ये शारदा अधिनियम की जब हम बात करेंगे, ये आया 29 सितंबर है ना 1929 को। किस है ना, आप ये समझ ही रहे कि बाल विवाह, यानी कि ये बेसिकली ये एक्ट था, इसका नाम क्या था? तो बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम। ये क्या था? बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम। तो बाल विवाह प्रतिबंध है ना, विवाह प्रतिबंध, ठीक है, प्रतिबंध है ना अधिनियम एक्ट। ठीक है, अधिनियम ये था। इसी अधिनियम का नाम जो है आप देख रहे होंगे, इसी को शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम कहा गया। तो बाल विवाह, ठीक है, जिसमें आपको पता अगर हो ना या नहीं पता है, तो विवाह की उम्र में बदलाव किया गया। ठीक है, और विवाह की उम्र उस समय मतलब शारदा अधिनियम के तहत क्या किया गया? जो विवाह की उम्र है, ठीक है, विवाह की उम्र, ये पूछ भी सकता है आपसे है ना, यहां तो पूछा हुआ ही है। ठीक है, वैसे विवाह की उम्र क्या की गई? जो बॉयज है ना, बॉयज के लिए ये किया गया था 18 वर्ष है ना, कितना किया गया था? 18 वर्ष। और जो गर्ल्स हैं, ठीक है, गर्ल्स के लिए क्या किया गया था? ये आपका किया गया था 14 ईयर्स है ना, यानी शारदा अधिनियम के थ्रू जो है मतलब महिलाओं के लिए 14 वर्ष और पुरुष के लिए 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, तो बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, इसी को क्योंकि हरविलास शारदा का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, तो उन्हीं के नाम पर इसको शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट कहा गया। कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, अच्छा अभी जो आप देख रहे हैं, अभी आप एज क्या देख रहे हैं कि बॉयज का जो है 21 ईयर्स है ना, अब तो गर्ल्स का भी 21 ईयर्स की बात की गई, बट उसके लिए अभी उसका अनाउंसमेंट हो चुका है। ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर अभी कॉन्स्टिट्यूशनली जो है, ठीक है, वो नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में जो है वो आपका अगर देखेंगे, जो हिंदू विवाह अधिनियम सब में भी जो है वो है बॉयज का कितना 21 और गर्ल्स का कितना 18। ये 1978 में इंक्रीज किया गया था। फिर यही जो विवाह की उम्र है, फिर इसको 1978 में इंक्रीज किया गया है ना, 1978 में संशोधन के द्वारा बेसिकली बढ़ाया गया है ना, ये बढ़ाया गया अधिनियम के द्वारा। ठीक है, बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया? तो जो आप ये 21 और 18 वाला रेशियो देख रहे हैं उसमें बढ़ाया गया। ठीक है, चलिए, लेकिन अब तो गर्ल और बॉयज दोनों का ही 21 वर्ष करने के है ना बात हो गई, मतलब प्रधानमंत्री ने तो लाल किले से इसकी घोषणा भी कर दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगले सवाल की तरफ हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा? तो आगे इस सबका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है देखते हैं। कह रहा है कि ये बेसिकली संविधान यह पूर्ण रूप से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो गलत है। यह
भारत सरकार के एक्ट 1935 के आधार पर केवल बनाया गया, केवल उस आधार पे जरूर बनाया, बट केवल उसी पे नहीं। ये विभिन्न संविधानों का मिश्रण, बिल्कुल ये आप विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। और अगेन मैंने कहा इससे रिलेटेड वीडियो है, ये संविधान के स्रोत से रिलेटेड एक वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। पॉलिटी का जो प्लेलिस्ट है, भारतीय राज्य व्यवस्था का प्लेलिस्ट खोलिए, वहां पर आपको मिल जाएगा, उसको जरूर देखिए। अलग अक्सर उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन से संविधान से उसको लिया गया है ना, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, मतलब ब्रिटेन इंग्लैंड तो एक ही हो गया, अमेरिका से, साउथ अफ्रीका से, जर्मनी से, जापान से, रशिया से, ठीक है। चलिए, तो अलग अलग जगह से जो है संविधान के जो है स्रोत है वो। सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति में निहित है, ठीक है। कह रहा है क्या है ना कि सरकार के संसदीय रूप की जब बात करते हैं तो राज्य की वास्तविक शक्ति में निहित है। क्या निहित है? मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो, राष्ट्रपति या फिर सरकार, है ना। तो क्या हो जाएगा? तो बेसिकली राज्य की वास्तविक शक्ति में निहित क्या होगा कि मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो, ठीक है। तो चलिए इसको देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं ना। तो हमारा अगला क्या होगा कि शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसका मुख्य उद्देश्य। पहले तो ये कब जोड़ा गया? देखिए, 3 शब्दों को जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। 3 शब्द को जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया, ठीक है, प्रियम्बल में जोड़ा गया। कौन कौन सा? एक तो सोशलिस्ट हो गया, ठीक है, यहां देख रहे हैं। एक आपको जोड़ा गया सेक्युलर, ठीक है, और एक जोड़ा गया था इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी। बात समझ में आ रही? क्या जोड़ा गया? इंटीग्रिटी जोड़ा गया। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे। कब जोड़ा गया था? 42वां संशोधन 1976, ठीक है, इंदिरा गांधी, बहुत फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस संशोधन यही है, ठीक है, और अक्सर क्वेश्चन आता है इससे। तो इसके द्वारा जो है इसको जोड़ा गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो अब यहां पर सवाल क्या है कि इसका क्या मुख्य उद्देश्य है सोशलिस्ट का? आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करना। ये पहला इसका होगा कि जो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में जो असमानता है समाज में, उसको समाप्त करना ही सोशलिज्म का मेन एम यही होता है कि जो इकोनॉमिक और सोशल, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेसिकली कहिए, है ना, जो डिफरेंसेस है, असमानता है, उसको कम करने के लिए जो है या समाप्त करने के लिए सोशलिस्ट शब्द है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल है अस्पृश्यता को समझने की, जिसको छुआछूत बोलते हैं, अनटचेबिलिटी बोलते हैं, और वो दंडनीय है कौन से अनुच्छेद के तहत? तो ये तो अनुच्छेद 17 जो है उसी से संबंधित है, ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे, है ना। 15 में ये कहता है कि किसी भी लिंग, जाति, है ना, धर्म, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है, वो निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में आपको पता है 16 में ही वो रिजर्वेशन को लेकर के मेंशन किया, 16(4) में, ठीक है, अनुच्छेद। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, मौलिक अधिकार के जितने भी अनुच्छेद हैं सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा है कि कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई चला सकता है? कहां चला जाता है? मतलब कह रहा है लोकसभा में, राज्यसभा, विधानसभा। देखिए, ये बेसिकली संसद का कोई भी सदन, विधानसभा में तो आप नहीं चला सकते, है ना, ये संसद के किसी भी सदन में चला सकते हैं, यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी में चला सकते हैं। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है। और आपको पता है कि ये कहां से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से लिया गया था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आप याद रखेंगे। संसद का कोई भी सदन जो है वो महाभियोग चला सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या है? अच्छा, तो ये हो गया हमारा समाप्त, ठीक है। तो ये हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए, बहुत ज्यादा डिस्कशन था, तो वीडियो थोड़ा आपके लिए लंबा हो गया होगा, ठीक है, लेकिन वीडियो को जरूर देखिए। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके, है ना, तब वीडियो देख सकते हैं, है ना। अब इसलिए अगर आपने वीडियो अब यहां तक आ गए तो आपने वीडियो कंप्लीट देख लिया, आप पीडीएफ को डाउनलोड करिए और फिर इसको आप डायरेक्ट पे, है ना, लगा करके रिवाइज के मोड में आप नोट बनाते हुए आप इसको लिख सकते हैं, है ना, पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर करिए। देखिए, ये चैनल नया है, बट जो कंटेंट मिल रहा है आप सबको पता है ये किस लेवल का और किस क्वालिटी का कंटेंट मिल रहा है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इस तरह से और भी ज्यादा कंटेंट मैं आपके लिए लाऊंगा, ठीक है, और आपके लिए और बाकी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।